नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से चटपटी और रोचक खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वो अपने आप को कहते तो सबसे अलग थे, लेकिन गुंडई में आजकल कॉलेज में टॉप कर गए हैं। बात भारतीय जनता पार्टी की है, उसके अनुशासन की है, जो मात्र अब कागजों तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि जिलों में अब भाजपा से ही लड़ रही है। और ताज़ा मामला जो आपने देखा होगा वो लखीमपुर खीरी में, जहां भाजपा विधायक की खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में भाजपा के नेताओं ने ही पिटाई कर दी। योगेश वर्मा लखीमपुर खीरी से बीजेपी के विधायक हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो अर्बन है उसका चुनाव चल रहा था, वहां पर पुष्पा सिंह पहले अध्यक्ष रही हैं, इस बार उनके पति अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बड़ी अच्छी संस्था है। भर्तियों के मामले में पुष्पा सिंह एक बार काफ़ी बदनाम हुई थी, उसके बावजूद उनके पति को इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है। लेकिन भाजपा के जो और कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाह रहे थे उनको पर्चा नहीं खरीदने दिया जा रहा है, उनको पर्चा फाड़ा जा रहा है। और फिर अवधेश सिंह ने विधायक पर भी हाथ छोड़ दिया। पुलिस मौजूद थी, बीच बचाव करती रह गई और विधायक के साथ मारपीट हो गई। अब इससे ज़्यादा और क्या होगा, क्योंकि संत कबीर नगर में भी एक बार जूता कांड हुआ था, वो भाजपा की पहली सरकार थी, आपने देखा था। उसके बाद दूसरा ऐसा घटनाक्रम है जब अपनी सरकार में बीजेपी के विधायक पीट गए हैं। अब बीजेपी के विधायक को पीटने वाला मजबूत आदमी है, किसी को पर्चा नहीं खरीदने दे रहा है, तो अनुशासन की दुहाई देने वाली भाजपा चुप्पी साध बैठी। फिर एक बात और उठती है कि जब बात आप जीरो टॉलरेंस की करते हैं अपराध पर, तो इस थप्पड़ की गूंज क्या आपको नहीं सुनाई देती है? सोशल मीडिया से लेकर सारे टीवी चैनलों तक ये चीज़ साफ दिख रही है। विपक्ष इस घटना को लेकर हंगामा कर रहा है। ये लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा की भी होती जा रही है। 4 दिन से आंदोलन चल रहा है लखीमपुर खीरी में, लेकिन भाजपा ने अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। जहां पर पावर इस्तेमाल है, धन है, वहां स्वाभाविक है कि संघर्ष होगा, क्योंकि उसको पाने के लिए लोग लड़ेंगे। अब पुष्पा सिंह चाहती हैं कि उनकी विरासत उनके पति संभाल लें, उनके कार्यकाल में अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो वो छुप जाएगी। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि गुंडागर्दी अपने चरम पर है। तो सरकार के सामने संकट इस बात का है कि वो दम तो भरते हैं, वो दुहाई भी देते हैं, उनके सारे नियम कानून हैं, पर अपनों के लिए नहीं हैं, दूसरों के लिए हैं। अगर आज विपक्ष के किसी नेता ने आज भाजपा विधायक पर हाथ छोड़ा होता तो अब तक वो जेल में होता, परिवार पूरा तहस नहस हो गया होता। घर तो नहीं गिर सकता था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है, लेकिन इतनी नापजोक जमीन की हो जाती कि वो किसी लायक बचता नहीं। यही भेदभाव, यही अंतर पार्टियों को आलोचना का शिकार बनाता है। और समय रहते अगर आप निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। ये चीज़ें आगे चलकर नज़ीर बनेंगी। भविष्य में भी पूरे लखीमपुर खीरी में ये उदाहरण दिया जाएगा। अब ये भाजपा को देखना है कि वो अपने विधायक की इज्जत आबरू बचा पाती है या नहीं। वैसे भाजपा के राज में शिवपाल यादव ने यह आरोप लगाया है कि निष्पक्ष चुनाव तो क्या, निष्पक्ष रूप से पर्चा भी नहीं भर सकते। यानी कि अभी तक तो निष्पक्ष चुनाव में संकट था, अब तो पर्चा निष्पक्ष भरा जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि हार अनाथ होती है। सियासी लोग जब चुनाव हार जाते हैं तो लावारिस स्थिति बनती है। जीत ऊर्जा देती है, पुराने सब गलत कामों को ढक देती है। ये प्रसंग इसलिए है क्योंकि हरियाणा में भाजपा की जीत ने
लोकसभा चुनाव के बाद उसमें एक नई जान फूंकी है। जो भाजपा कमजोर पड़ गई थी, हरियाणा की एक जीत ने उसको संजीवनी दे दी। उधर कांग्रेस हरियाणा में हारी, इधर अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। जिस तरह से हरियाणा में हुड्डा ने अखिलेश यादव के लिए कहा कि उनका कोई जनाधार नहीं है, मध्य प्रदेश के बाद दूसरी ये घटना थी जिसने दोनों दलों के रिश्तों में दरार पैदा की। जो गठबंधन, जो पार्टी लोकसभा में अस्तित्व को बचाने के लिए यूपी में गठबंधन में आई थी, उसका परिणाम आज चमत्कारिक रहा। उस रिजल्ट के बाद भी उसने सबक नहीं लिया और अपने सहयोगी दलों के लिए एक सीट भी हरियाणा में उसने नहीं छोड़ी। वो चाहती तो इस उत्साह को बनाए रख सकती थी और 2027 में कांग्रेस के लिए ये गठजोड़ बड़ा काम आता, लेकिन उसको लग रहा था कि हम भाजपा को एक तरफा हरा देंगे, मुकाबला एक तरफा है और यहाँ छोटे दलों को खड़ा करके भविष्य में अपने लिए कोई चुनौती पैदा ना की जाए। लेकिन अब जब परिणाम आए हैं तो ये साफ है कि कांग्रेस अपने बूते जहां जहां पर सामने है वो भाजपा को नहीं हरा पा रही है। बीजेपी कांग्रेस को आसानी से हरा देती है, लेकिन जब कांग्रेस के साथ कोई क्षेत्रीय दल जुट जाता है तो बीजेपी वहां मात खा जाती है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस बड़ी तैयारी और बड़े दबाव बनाए हुए थी, लेकिन अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके एक तरफा चुनाव का ऐलान किया और पीडीए का नारा फिर से बुलंद कर दिया है। सपा की इस बेरुखी से कांग्रेस थोड़ी हैरान है, लेकिन हरियाणा के सदमे से अभी वह उबर नहीं पाई है। सबसे बड़ी बात यह हो गई कि मझवा सीट जो मिर्जापुर में है, उस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के चुनाव लड़ने की बड़ी चर्चाएं थी, लेकिन वहां भी अखिलेश ने डॉक्टर प्रीति बिंद को टिकट का ऐलान करके कांग्रेस की उम्मीदों को एक बड़ा झटका दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस में तिलमिलाहट दिखना स्वाभाविक है, लेकिन जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं था, उसके 6 सांसद आज जीत गए हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके सलाहकारों ने ऐसी गलत सलाह देकर अपने एक भरोसेमंद साथी को अलग चलने के लिए विवश कर दिया। अखिलेश और राहुल गांधी की केमिस्ट्री बढ़िया बनी हुई थी। आज बात भाजपा को हराने या जिताने की नहीं है, बात यह है कि कांग्रेस जिसको अपना सहयोगी बनाती है उसके साथ इतना अहंकार क्यों दिखाती है, उसकी पेट में और पीठ में पीछे से छुरा क्यों मारती है। क्या उसको लगता है कि पूरा दलित वोट, मुस्लिम वोट उसकी तरफ आ गया है, वो अकेले दम पर बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। लेकिन जहां जहां उसने अकेले दम पर बीजेपी से मुकाबला किया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, वहां उसका असर आप देख लीजिए। जहां जहां उसके साथ सहयोगी रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 सीटें जीती हैं और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। आप अभी उस दशा में नहीं आ पाए हैं कि जिसको चाहें उसको वहां उस सीट पर बैठाएं। अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत इंतजार करना है, इसलिए धोखा, फरेब और चालाकी से बचना होगा। अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो अपने नेताओं को भी काबू में रखना होगा। हालांकि एक संभावना भी ये बनी हुई है कि अगर कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए टिकट चाहेगी तो मझवा में अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी वापस ले सकते हैं। लेकिन इसी दौरान प्रत्याशी घोषणा और जेपी के आंदोलन के विवाद से जो भाजपा उत्तर प्रदेश में हरियाणा को लेकर मानसिक बढ़त बना रही थी, उसमें अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। टक्कर फिर बराबरी की स्थिति में आ गई है। सियासत में संदेशों का बड़ा महत्व होता है और उस संदेश को जो बीजेपी जब तक भुनाती, तब तक अखिलेश यादव ने ये 2 बड़े मामले सामने लाकर भाजपा की बढ़त को रोकने की कोशिश की है। अब कांग्रेस
अगर पीछे से कोई खेल ना करेगी तो ये उपचुनाव सपा बनाम भाजपा होगा और बहुत कड़ा मुकाबला होगा और बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए इन 10 उपचुनावों में अच्छी जीत हासिल कर पाना। अब बात एक ऐसी खबर की जो मुख्यमंत्री के गृह जनपद से जुड़ी है और जिसको लेकर बहुत हसरतों उम्मीदों से शुरुआत की गई थी। बात आज पूर्वांचल के लिए वरदान कहे जाने वाले गोरखपुर एम्स की हो रही है। गोरखपुर एम्स इन दिनों इलाज करने के बजाय विवादों में फंसा है और इस एम्स को यहाँ के अफसरों ने अपने बेटे बेटियों बीबियों के लिए चारागाह बना दिया है, उनकी सेटिंग का खेल बना दिया है। इलाज के बजाय भ्रष्टाचार और गुटबाजी गोरखपुर एम्स की एक नई कहानी बन रहा है। इन दिनों जो बड़ा नाम कमाया गया है उस पर हम आज आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। अगर आप पीछे नजर डालिए तो पिछले 1 साल के भीतर यहाँ पर तीसरी बार कार्यकारी निदेशक बनाना पड़ा है। गोरखपुर एम्स के 2 निदेशकों को पुत्र मोह और पत्नी मोह के चलते अपना पद छोड़ना पड़ा है। अस्पताल खुला नहीं, लुटेरे पहले आ गए। यही हाल है, मरीज बाद में आएंगे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में गोरखपुर एम्स की नींव रखी थी और 2021 में जब यह बनकर तैयार हुआ तब प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया। सबसे पहले मामला प्रोफेसर सुरेखा किशोर का है जो 2020 में गोरखपुर एम्स की निदेशक बनी थी। सुरेखा किशोर के 2 बेटे डॉक्टर शिखर किशोर और डॉक्टर सिंबल किशोर को इसी संस्थान में 2023 में नौकरी देने पर विवाद पैदा हो गया है। इसको लेकर शिकायत हुई, केंद्रीय सतर्कता आयोग इसकी जांच कर रहा है और इसके चलते सुरेखा किशोर को इसी साल जनवरी में पद से हटा दिया गया था। उनके बाद प्रोफेसर जी.के. पाल को कार्यवाहक निदेशक बनाया गया, लेकिन सितंबर के महीने में उन्हें भी हटा दिया गया है। जी.के. पाल ने अपने पुत्र औरव पाल के लिए ओबीसी की गलत सर्टिफिकेट लगाकर पीजी में सीट अलॉट कराई थी, जिसके बाद विवाद हुआ। 3 महीने बाद उनके बेटे को यह सीट छोड़नी पड़ी। हालांकि जी.के. पाल गोरखपुर से जा चुके हैं और अब वो पटना एम्स के निदेशक हैं। अब बात आती है तीसरी, प्रोफेसर अजय सिंह को अब गोरखपुर एम्स का नया डायरेक्टर बनाया गया है। वो अभी भोपाल एम्स के निदेशक भी हैं। गोरखपुर एम्स में एक और नई कहानी है कुमार सतीश रवि की। ये एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन उनकी डिग्री पर सवाल खड़ा हो गया। उनकी डिग्री फर्जी है, इसको लेकर भी शिकायत होने लगी और इन्हीं सभी आरोपों के चलते उनको भी अपना पद गंवाना पड़ा है। एक अस्पताल जो पूर्वांचल की लाइफलाइन बन सकता है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल तक जो बहुत बड़ी संख्या में जो मरीजों को राहत दे सकता है, नियुक्तियों में ये परिवारवाद, ये धांधली, ये बताती है, ये संकेत है कि ये तो हायर लेवल की चीज़ें हैं जो आपके सामने आ गई हैं। नीचे बाबू, लैब टेक्नीशियन, ग्रुप 3, ग्रुप 4 में जो भर्तियां हुई होंगी उसमें किस कदर गड़बड़ी हुई होगी इसका शायद अंदाजा नहीं लग सकता, क्योंकि वो चीज़ें सामने नहीं आई हैं। नाम बड़े और दर्शन थोड़े वाली कहावत के चलते कैंसर से लेके कार्डियक से लेके तमाम बड़े बड़े विभाग, डिपार्टमेंट खोले गए। एक डॉक्टर मौजूद हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है। मशीनें जांच के लिए लंदन से, फ्रांस से, कहां से खरीदी गई हैं। 10-10 महीने, 11-11 महीने से कूड़े में पड़ी हैं, सड़ रही हैं, खराब हो गई हैं। करोड़ों करोड़ की मशीनें हैं, चलाने वाला उनको नहीं है। प्रधानमंत्री ने किस नीयत से इस इलाके को सौगात दी थी कि यहाँ जापानीज एन्सेफेलाइटिस से छोटे छोटे बच्चे मरते हैं। उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, बच्चों के जीवन को बचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैकड़ों करोड़ रुपया इन संस्थानों को, मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स को मदद पहुंचाई है, तमाम ताकत लगाई, तब ये खुला था। लेकिन क्या इस दिन के लिए खुला था कि अफसर यहाँ पर लूटपाट करें, अपने परिवार वालों को नौकरियों पर रखें, धांधली करें, गुटबाजी करें, इलाज ना हो, लोग लूटते रहें? तो आप सच्चाई देखिए कि स्वास्थ्य के हालात कैसे हैं। डॉक्टर, जिसे आप भगवान समझते हैं, जो उच्च पद पर निदेशक बनकर बैठा है, वो भगवान नहीं है, वो पैसे का भूखा है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो अंधे की रेवड़ी की तरह अपने घर परिवार को ही मिठाई बांट रहा है। अब बात एक ऐसी खबर की जो अफसरों ने पाप किए वो कई साल बाद उजागर हो रहे हैं। कहते हैं कि देखिए, इतिहास बदलता नहीं है और अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है, तो जो करके जाओगे वो कहीं ना कहीं फिर लौट कर आएगा। आज बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डीएम रहे अभिषेक प्रकाश की, जिनका विवादों से नाता कभी ख़त्म नहीं हो रहा है और ज़मीनों के घोटाले और मुआवजे को लेकर एक बार फिर उनका नाम चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि राजस्व परिषद के चेयरमैन ने अपनी जांच में डिफेंस कॉरिडोर के मामले में जो मुआवजे के घोटाले हुए हैं उसमें जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को जिम्मेदार माना है। आज अभिषेक प्रकाश इस बात को समझ लें कि जो भूत है वो तुम्हारा पीछा छोड़ नहीं रहा है। डिफेंस कॉरिडोर मोदी सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी जो सरोजनी नगर तहसील के भटगांव गांव में लगाई गई है। इसके लिए ज़मीनें अधिग्रहित की गई थी और उनके मुआवजे में तत्कालीन रूप से लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम और डीएम, इनकी पूरी एक टीम अब वो फंसती नज़र आ रही है। रजनीश दुबे ने जो जांच की है उसमें लखनऊ के पूर्व डीएम अभिषेक प्रकाश पर अनियमित भुगतान और सरकारी धन को चूना लगवाने का आरोप है। क्रय समिति के चेयरमैन होने के नाते अभिषेक प्रकाश इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुआवजा देने में स्वामित्व और अभिलेखों के परीक्षण में लापरवाही बरती गई है। पट्टे की जमीनों को संक्रमणीय घोषित कर रजिस्ट्रियां हुई, मुआवजे लिए गए। बताया जाता है कि अभिषेक प्रकाश के समय में जो एडीएम थे अमरपाल सिंह, उन्होंने ही अभिषेक प्रकाश के नीचे इस पूरे तंत्र का नेतृत्व किया है। अमरपाल सिंह इन दिनों बांदा के मंडल में अपर आयुक्त के पद पर तैनात हैं, लेकिन इस घोटाले में वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरोजनी नगर के कई सारे एसडीएम, तहसीलदार और कानूनगो जितेंद्र सिंह, इन सब ने मिलकर मुआवजे का एक बहुत बड़ा हिस्सा उठाया है। भाजपा के एमएलसी रामचंद्र प्रधान के परिवारजनों के नाम भी मुआवजे का काफ़ी हिस्सा आया है। अफसरों ने बेईमानी की हदें इस तरह पार कर दी कि अपने नौकरों, ड्राइवरों और रिश्तेदारों के नाम पर ज़मीनों की रजिस्ट्री पहले करा ली, फिर उस पर मुआवजा उठा लिया। 2019 से 2021 के बीच इस मुआवजे की रकम को लेकर अब सरकार छानबीन करा रही है। हालांकि दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट ने राजस्व परिषद को यह जांच सौंपी थी। वैसे तो आप जानते हैं कि लखनऊ के पूर्व डीएम रहे अभिषेक प्रकाश की योगी सरकार में एक समय खूब तूती बोलती थी। सरकार में उनकी पकड़ का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके पास लखनऊ के डीएम के साथ साथ एलडीए के बीसी का भी चार्ज रहता था। सत्ता के संरक्षण में अभिषेक प्रकाश ने तमाम नियम कानूनों को रौंद डाला। दागी और भ्रष्टाचारी छवि के अफसर जो थे वो उनके करीबी रहे, वो उनके कमाऊ पूत की तरह रहे और अभिषेक प्रकाश ने अपने कारनामों से योगी सरकार की खूब बदनामी कराई। लेकिन यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अफसर ये ना समझे कि वो चाहे जो अंधेर गर्दी करके, बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके निकल जाएगा, कोई उसको देखेगा नहीं,
कोई उसको कुछ कहेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। इस व्यवस्था में अब पाला ऐसी जगह पर पड़ा है कि बचना आसान नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक, खजांचियों से लेकर साहब तक सबकी खैर खबर ली जाएगी। रामचंद्र प्रधान भाजपा के एमएलसी हैं और इनके परिवार में कई सारे लोगों के नाम पर डिफेंस कॉरिडोर की ज़मीन का बहुत बड़ा मुआवजा उठाया गया है। हालांकि जब जांच होगी तो वो भी साफ होगा कि बेटा, बेटी, भाई या कौन कौन है जिसके नाम पर मुआवजे गए हैं और ये ज़मीनें कैसे खरीदी गई हैं। जितेंद्र सिंह एक मामूली सा कानून को जो अभिषेक प्रकाश का बहुत मुंह लगा था, तमाम घपला घोटाला करके भी वो बचा रहा और आज वो दूसरे जिले में नायब तहसीलदार बना बैठा है। ऐसे कितने अधिकारी हैं जो अभिषेक प्रकाश के संरक्षण में फले फूले, क्योंकि वो भटगांव में लोगों को भटकाकर जमीनों की रजिस्ट्री कराकर तगड़ा माल बना रहे थे। ये तस्वीर एक अंकिता दीक्षित नामक आवंटी की है जिसने एक रजिस्ट्री कराई है इस इलाके में। उसकी रजिस्ट्री की जांच आज तक अभिषेक प्रकाश ने नहीं होने दी। उसके लिए पैसा कहां से आया? अंकिता दीक्षित ने यह रजिस्ट्री किससे कराई? शिकायत के बावजूद पूर्व डीएम ने इस मामले पर मिट्टी डालते रहे। अमरपाल के किस्से इस लखनऊ में बहुत सारे हैं। कोई भी काम जिला अधिकारी के माध्यम से तभी हो सकता था जब तक अमरपाल की हाँ ना हो उसमें। तो सबसे की पॉइंट पर अमरपाल सिंह हैं। अफसरों की कहानियों का जीता जागता उदाहरण है भटगांव की ज़मीन का लूट। अफसरों ने इसको इस तरह से रौंदा है, एक गरीब किसानों की ज़मीनों को इस तरह से लूटा है। एक जीता जागता भ्रष्टाचार का स्मारक बन गया है भटगांव, जहां सरकार कह रही थी कि हम मिसाइल बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर के लिए कितना हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहे हैं। उस प्रोजेक्ट को लाने से पहले अफसर अपने लोगों को ज़मीनें खरीदवा देते हैं और सरकार से उन ज़मीनों के दाम का 5-5 गुना, 4-4 गुना मुआवजा उठा लेते हैं। पाप बाहर आता है, थोड़ा वक्त लगता है। योगी सरकार इस पाप को और इस पाप करने वालों को कब सजा देगी ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन लखनऊ में, राजधानी में खाओ और गुर्राओ की नीति पर काम कर जाने वाले लोग ये कतई न समझें कि पूरी दुनिया ने आंख बंद कर रखी है। सच्चाई एक दिन सामने आती है। कोई ना कोई निगरानी तंत्र में बैठा है जो आपको भी देखता है। फिलहाल पावर सेंटर में आज इतना ही। जिसने लोगों की भावनाओं से खेला है, लोगों के दुख दर्द से खेला है, लोगों की किसानों की ज़मीनों से खेला है, उसको जैसे को तैसा मिलकर रहेगा। एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो जाने कितनों से खेले, कितने दामन कर दिए मैले, हमने तो बस खेल को पलटा, दांव पड़ गया उनका उल्टा, हुई किरकिरी मच गई हलचल, सातिर कैसे हो गया बेकल, अब देखो गुहार लगाए, जिसको पाए उसको बताए, कैसे दिल उसका है टूटा, कैसे उसने सबको लूटा, एक बार भी दिल में आया, जो बोया था वही तो पाया। नमस्कार।